नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। सेल बायोलॉजी की जो यूनिट पढ़ रहे हैं अपन, उस यूनिट के अंतर्गत अपना अगला जो टॉपिक है वो है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल और जो सेल डिवीजन का टॉपिक है उसको अपन 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक वीडियो में अपन कोशिका चक्र पढ़ेंगे, एक में समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे और एक में अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। इन 3 वीडियो से आपके ये कंप्लीट हो जाएगा क्या, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र का मतलब हुआ कि कोशिकाएं अपने विकास के लिए, अपने पूरे प्रक्रम को पूरा करने के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपने डीएनए को डबल करने के लिए, अन्य जो जैविक क्रियाएं हैं संपन्न करने के लिए विभाजन करती हैं। इस विभाजन को अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक समसूत्री विभाजन है और एक अर्धसूत्री विभाजन है। अपन अगर किसी कायिक कोशिका के संदर्भ में बात करें तो एक कोई कायिक कोशिका है, एक कोई सोमेटिक सेल है। उस सोमेटिक सेल ने अपने अंदर के डीएनए को डबल किया, अपने अंदर बाकी जो मटेरियल है उसका संश्लेषण किया, कोशिका ने वृद्धि करी, डीएनए को डबल करना, बाकी पदार्थों का संश्लेषण करना। कोशिका के अंदर सारे विकास होने के बाद में, कोशिका का वृद्धि का काम हो जाने के बाद में कोशिका का विभाजन होना और इस विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाना। फिर ये दोनों कोशिकाएं भी वैसा ही काम करती हैं और इनसे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाना। ये जो चक्कर चलता है उस चक्कर को बोलते हैं कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोशिका चक्र है, सेल साइकिल है, इसको हार्वर्ड तथा पेल्क ने बताया सबसे पहले। कब? 1953 में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। एक तो ये नाम याद रख लेना कि किसके अंदर बताया, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत बताया। अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग जीवों में कोशिका चक्र का समय अलग अलग होता है। जैसे मानव के अंदर ये जो कोशिका चक्र है, किन कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं में 24 घंटे में पूर्ण हो जाता है। मतलब इतना सा इतना काम हुआ ना, इसमें कितने टाइम लगा? 24 घंटे लगा। मतलब अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं, उन विभाजन करने वाले कोशिकाओं का काम यह है कि 24 घंटे के अंदर वो अपनी संख्या डबल कर लेती हैं। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट है वो 90 मिनट में अपनी सेल को डबल कर लेता है, कोशिका का विभाजन हो जाता है। ईस्ट क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ईस्ट एक एल्गी है, ईस्ट एक बैक्टीरिया है, ईस्ट एक फंजाई है, कवक है। क्या है ईस्ट? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखें आप वीडियो देख रहे हो क्या ढंग से। अभी अपन मानव के अंदर 24 घंटे में जो सेल डबल होती है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि मानव के अंदर 24 घंटे में सेल किस प्रकार से डबल होती है। ये चक्कर बना दिया जी, ये कोशिका का चक्कर है। इस कोशिका चक्कर के अंदर 1 घंटे का काम अलग कर लो, केवल 1 घंटे का, और बाकी 23 घंटे का काम अलग कर लो, ये 23 घंटे का काम। इस 23 घंटे के काम को कहा जाता है इंटरफेज, और बाकी जिसमें रियल में डिवीजन होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। मतलब ये है एक तरीके से रेस्टिंग फेज, अंतरावस्था, अंतराल है, रेस्टिंग फेज है, आराम की अवस्था है। और रियल में जिसमें डिवीजन होता है, रियल में हकीकत में जिसमें विभाजन होता है, उस अवस्था को बोलते हैं माइटोटिक फेज। या अगर आप हिंदी में बोलो तो क्या बोल सकते हो? सूत्री विभाजन। और इसको क्या बोलो? अंतरावस्था। रियल में विभाजन इसी 1 घंटे के अंदर होता है, लेकिन उस विभाजन को करने के लिए जो सामग्री चाहिए, उस विभाजन को करने के लिए जो तैयारियां होती हैं, वो इन 23 घंटों में पूर्ण होती हैं। किसी व्यक्ति की शादी होती है तो फेरे के अंदर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय लगता है, परंतु उन 1-2 घंटे के फेरों तक पहुंचने के लिए फेरों तक पहुंचने के लिए 20, 22, 25, 30 साल लग जाते हैं।
उतना भी छोड़ो, जिस दिन शादी तय होती है ना, उससे लेकर जिस दिन सगाई होती है, उससे लेकर फिर मान लो 6 महीने बाद में शादी है, तो 6 महीने की तैयारी अपन इसलिए करते हैं कि वो व्यक्ति, वो जो लड़का लड़की है, वो उन 1-2 घंटे के फेरों तक पहुंचे। तो अपन ये 23 घंटे की तैयारी करेंगे, इसलिए करेंगे कि अपन चाहते हैं कि सेल कहाँ पहुंच जाए, उस 1 घंटे वाले काम के लिए पहुंच जाए जहां पर वास्तव में क्या होगा, डिवीजन होगा और सेल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये जो तैयारी है, इस तैयारी के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दो इसको। एक ये समय लगता है जिसको बोलते हैं G1 फेज, एक होता है जी S फेज, और एक होता है G2 फेज। यही कंप्लीट सेल साइकिल है, कोशिका चक्र है। मतलब अंतरावस्था के अपन 3 भाग कर सकते हैं। सबसे पहला G1, दूसरा है आपके S, तीसरा है G2, और फिर लास्ट में आ जाएगी कौन सी, माइटोटिक फेज। क्रम अगर बताएं तो ऐसा हो जाएगा G1, S, G2, M फेज। M फेज के 4 भाग हो जाएंगे। फिर एक को बोल देंगे प्रोफेज, एक को बोल देंगे मेटाफेज, एक को बोल देंगे एनाफेज, और एक को बोल देंगे टीलोफेज। और यहां पर आते आते कंप्लीट क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्यी विभाजन हो जाएगा। मतलब ये जो माइटोटिक फेज है ना, उसका प्रारंभन कहां हुआ, प्रारंभन हुआ आपके केंद्र के विभाजन से। केंद्र के विभाजन से इसकी शुरुआत होती है और कोशिका द्रव्य विभाजन पर यह खत्म हो जाता है। बीच में जो स्टेप आती है उनका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये अपन सारी डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अभी आपको अभी यह जानना है कि रियल में G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है। मैंने तीनों का सम्मिलित रूप से बता दिया कि तीनों फेज के अंदर वो काम होते हैं जो इस 1 घंटे के दौरान आवश्यक हैं। मतलब सेल को माइटोटिक फेज तक लाने के लिए डिवीजन की प्रक्रिया में जो सामान चाहिए, जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आवश्यकता यहाँ पर है। और आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी, आप सिंपल सा इसको ऐसा समझो। सिंपल सा मैं एक नॉर्मल उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है और उसका एक पूरा परिवार है, उसके 2 बेटे हैं, एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं, और ये व्यक्ति चाहता है कि मैं जब घर का बंटवारा करूं, ढंग से समझना समसूत्री विभाजन को, ये व्यक्ति चाहता है कि मैं घर का जब बंटवारा करूं ना, तो मेरे दोनों बेटों के पास में उतना ही सामान आ जाए जितना अभी अपने पास में है। मान लो अभी इस व्यक्ति के पास में एक टीवी है, तो ये चाहता है कि बंटवारे के समय एक टीवी दोनों के पास हो जाए। अगर अभी घर के अंदर एक अलमीरा है तो चाहता है कि शादी के बंटवारे के समय दोनों के पास में एक अलमीरा हो जाए। अगर अभी घर में 5 कमरे हैं तो ये चाहता है कि बंटवारे के बाद में दोनों के पास में कितने हो जाएं, 5-5 कमरे हो जाएं। अगर एक की शादी करी हुई है, एक कुंवारा है, तो ये चाहता है कि जब बंटवारा करे तो कम से कम इसकी भी शादी हो जाए, दोनों के पास में एक बीवी हो जाए। कहने का मतलब कि वो चाहता है व्यक्ति है कि मैं जब बंटवारा करूं तो दोनों जनों के पास में उतना सामान हो जाए जितना अभी अपने पास में है। इसका मतलब इतने बंटवारे करने तक। और इसने कह दिया कि जैसे मान लो कि आज 20 तारीख है, मान लो कि 20 तारीख को मैं ये डिसाइड करता हूं कि अगले 20 दिसंबर को मेरे को बंटवारा करना है ये। तो 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक इस व्यक्ति को वो सारा सामान जुगाड़ना पड़ेगा, सारे सामान का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो उस समय चाहिए। क्योंकि इसके पास एक टीवी है, एक और चाहिए, एक अलमीरा है, एक और चाहिए, 5 मकान है, 5 मकान और बनाने हैं, एक जने की शादी करनी है। कहने का मतलब ये सारा काम इसको 1 महीने में तैयार कर दिया, ये तैयार हो गया। फिर आखिर में उसी दिन 20 दिसंबर को तो एक ही दिन लगेगा, 20 दिसंबर को तो 2 घंटे लगेंगे डिवीजन करने में, पर इसकी तैयारी में कितना समय लग गया, ये तैयारी में 1 महीना लग गया। तो ऐसे ही समझो डिवीजन के अंदर तो 1 घंटा ही लगता है, पर उस डिवीजन की तैयारी करने में, क्योंकि कोशिका क्या कहती है कि अभी मेरे पास जो भी सामान है ना, उतना का उतना सामान मैं जब पहुंचा दूंगी जब 2 सेल बनाएगी। मतलब एक सेल से जब 2 सेल बनेगी तो सेम की सेम वैसी बन जाएंगी जैसे पहले वाले है। मतलब यहां पर अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये कह रही है मैं दोनों सेलों के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया भेज दूंगी।
यहां पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो दोनों के अंदर 46 भेज दूंगी। इसका मतलब कम से कम इसको डबल तो करना पड़ेगा। इसको डबल करे बिना दोनों में 46 कहां से आएंगे? अगर सीधा सीधा देगी तो 23 इसको देगी, 23 इसको देगी, ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा देखा जाए कि सेल को डबल करने के लिए, सेल को अपना डिवीजन करने के लिए सभी चीजों को डबल और बहुत सारी चीजों का संश्लेषण करना पड़ता है। वो संश्लेषण करने की प्रक्रिया, डीएनए को डबल करने की प्रक्रिया, ये कहां कंप्लीट होती है? ये होती है अंतरावस्था के अंदर। अंतरावस्था में जब सारे काम हो गए और डीएनए डबल हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, तब सेल को आसान रहेगी कि अब वो क्या कर ले, डिवीजन के लिए चली जाए। अब देखो इंटरफेज की, अंतरावस्था की एक एक अवस्थाओं के कार्य देखते हैं। तो फिर क्या करेंगे भैया? जीवन फेज में क्या होगा, जीवन प्रावस्थाओं में क्या होगा? देखो जीवन प्रावस्था में देखा जाए तो ज्यादातर क्रोमेटिन जाल होता है, क्योंकि यहां तक क्रोमोसोम का एकदम से विभेदन नहीं होता, तो क्रोमेटिन नेटवर्क यहां पर पड़ा है। और जीवन के बाद में अगली प्रावस्था आएगी एस प्रावस्था में डीएनए द्विगुणित होता है, डीएनए का डबल होता है। और डीएनए डबल होने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन अपन बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण होता है यहां पर। तो प्रतिकृतिकरण के लिए जो आवश्यक एंजाइम है उनका संश्लेषण किया जाएगा कहां पर? जीवन फेज के अंदर। ये तो काम ही है, इसके लिए आवश्यक चीजें यहां तैयार होंगी। तो ऐसा कह सकते हैं अपन, क्या करेगा ये जो फेज करेगा, कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम, बेस एंजाइम कोमा बेस फॉर प्रोटीन कोमा डीएनए कोमा आरएनए। डीएनए आरएनए प्रोटीन के लिए जो भी एंजाइम है, बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी वो सारे के सारे तैयार कर लिए जाएंगे कहाँ? जीवन फेज के अंदर। जीवन फेज को ऐसा कह सकते हैं कि सबसे लंबी प्रावस्था है, सबसे लंबी प्रावस्था, सबसे लंबी स्टेज है। इसके अंदर 10 से लेकर 12 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 10 से लेकर 12 घंटे का समय केवल और केवल जीवन के अंदर लग जाता है। दूसरे नंबर की प्रावस्था है एस फेज। अब देखना यहां पर समझना, क्योंकि आपके डीएनए को डबल होने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो तैयार हो गई कहां पर? जीवन में। इसलिए क्या कर दो, यहां का डीएनए सिंथेसिस कर दो भैया, डीएनए का निर्माण कर लो। और डीएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। तो प्रतिकृतिकरण सेल साइकिल की किस अवस्था में होता है? एस फेज में होता है। इसमें जो टाइम लगता है वो इससे कम लगता है, कितना? 7 से लेकर 8 घंटे। डीएनए क्या हो गया? सिंथेसिस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? डीएनए डबल हो गया। मतलब अगर पहले डीएनए की मात्रा 2C है ना, तो वो कितनी हो गई? 4C हो गई। अगर पहले 4C बताओ तो फिर 8C बता दोगे, क्या होगी? डबल हो गई। परंतु याद रखने वाली बात है, गुणसूत्र की संख्या अभी भी उतनी है, गुणसूत्र संख्या नहीं बदली। याद रखना, केवल क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदली, जबकि डीएनए डबल हो गया। ये कैसे हो सकता है भाई? आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आप ऐसा समझ लो कि मेरे पास में ये 50 किलो लड्डू हैं और मैं 2 जनों को देना चाहता हूं। मैंने 25 किलो दे दिए। मेरे पास में 2 जने हैं, दो जनों को दिए मैंने 25 किलो। मेरे पास में 50 किलो लड्डू और आ गए। अब कायदे से तो मैं 4 को दे दूं, इसका मतलब मैंने संख्या बढ़ा दी। संख्या मेरे को 2 ही रखनी है, चाहे इनको ज्यादा देना पड़े। तो मैंने फिर से इनको 25 किलो दे दिए। तो अब इन दोनों के पास 50 किलो हो गए, लेकिन व्यक्ति अभी भी 2 ही हैं लेने वाले। तो क्रोमोसोम की संख्या उतनी है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। नॉर्मल आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो, मैं ऐसे और अच्छी तरह समझाऊं आपको, जैसे मान लो समझात गुणसूत्र ये है, ठीक है। इसके अंदर ये गुणसूत्र के नंबर हैं 2n और ये क्रोमोसोम के नंबर, आपके संख्या है डीएनए की। जब एस फेज कंप्लीट हो गया तो इस प्रकार से स्थिति हो जाती है। अब भी देखो कितने हैं जोड़े, यहां भी 2 ही जोड़े, एक ही जोड़ा है, और यहां भी क्या है? एक ही जोड़ा है। मतलब 2 ये हैं और 2 ये हैं। इन एक के अंदर 2 हैं, डबल हो गया। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो ईच क्रोमोसोम है उसके पास 2 क्रोमेटिड आ जाएंगे। तो स्थिति ऐसी हो जाएगी 2n और 4C। मतलब 2n का मतलब गुणसूत्र संख्या पहले भी 2n थी, अब भी क्या है? 2n है। परंतु
ये क्या बढ़ गए, यहां पर जो संख्या किसकी है डीएनए की, यहां पर 2C है और यहां पर डीएनए क्या हो गया 4C हो गया। डीएनए डबल हो गया परंतु गुणसूत्र की संख्या नहीं बदली। ठीक है, गुणसूत्र अभी भी उतने ही हैं परंतु डीएनए क्या हो गया, डीएनए यहां पर डबल हो गया, दुगुना हो गया, जितना होना चाहिए जितना है उससे जस्ट डबल हो गया। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और आपको याद क्या रखना है, एस फेज के अंदर डीएनए डबल होता है, सबको पता है, बहुत सारे एग्जाम में आ गया तो अब कोई बड़ी बात नहीं रही। आपको पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा अगला कि सेंट्रियोल है ना वो डुप्लीकेट होता है, यहां पर डीएनए डुप्लीकेट होता है, सबको पता है, ये सर्वविदित बात हो गई अब। लेकिन सेंट्रियोल तारक काय का द्विगुणन किस प्रावस्था में होता है, आपको याद रखना है सेंट्रियोल के अंदर। और क्या, सॉरी किसमें, एस प्रावस्था के अंदर। और क्या क्या याद रखना है, इस एस प्रावस्था के अंदर आपको याद रखना है कि हिस्टोन कोमा नॉन हिस्टोन कोमा आरएनए, इनका भी सबका सिंथेसिस होना है, इन सब का निर्माण होना है। क्योंकि देखो प्रोटीन है, एंजाइम है और आपका आरएनए है, इन सब से संबंधित देखो ये चीजें तो आई गई थी, एंजाइम वगैरह तो सारे इकट्ठे हो गए थे। तो डीएनए का निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, प्लस सेंट्रियोल हो जाएगा डबल। ये सारे के सारे काम कहाँ हो जाने हैं, ये हो जाने हैं एस फेज के अंदर। ठीक है जी, एस फेज के बाद में अपनी जो अगली प्रावस्था है उस अगली प्रावस्था में चलते हैं, जो कौन सी आती है, जो आती है आपके G2 प्रावस्था। एस फेज के बाद में है G2 फेज। G2 फेज के अंदर देखो, एस फेज के अंदर जो आरएनए बना, जो प्रोटीन बना, समझने वाली बात है, एस फेज में जो आरएनए का निर्माण हुआ, जो प्रोटीन का निर्माण हुआ, वो अभी भी यहां पर भी कंटिन्यू अभी भी हो रहा है जी फेज में, G2 में, परंतु डीएनए का सिंथेसिस रुक गया। डीएनए केवल कहां डबल हुआ, केवल एस प्रावस्था में डीएनए सिंथेसिस स्टॉप, परंतु प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इस प्रावस्था में लगता है 3 से लेकर 5 घंटे। मतलब इंटरफेज में सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है, G1, उसके बाद है एस और उसके बाद में है आपके G2 प्रावस्था। और क्या क्या याद रखोगे, इसमें याद रखोगे आप सिंथेसिस, निर्माण किसका हो रहा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन का प्रोटीन का इसलिए निर्माण हुआ कि आपको पता है आगे जाते क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन के लिए आपको स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर में ट्यूबुलिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है, उसका निर्माण हो गया इसके अंदर। और किसका डुप्लीकेशन हो गया, डबल। सबको पता है डीएनए डबल हो गया, सेंट्रियोल डबल हो गया एस फेज में, लेकिन यहां पर क्या चीज डबल होती है, ये प्रश्न पूछता है अगला। यहां पर डबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोमा, प्लास्टिड, ये हो गया डबल। और क्या हो गया, डैमेज, डीएनए रिपेयर। अगर किसी कारण से डीएनए सिंथेसिस के दौरान कोई थोड़ा डैमेज हो गया तो उसकी रिपेयरिंग का काम भी कहाँ हो जाएगा, G2 प्रावस्था के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला काम हो गया किसमें, G1, S और G2 में, तीनों अंतरावस्था के दौरान ये काम हो गया। और इतना काम होने के बाद में लास्ट की प्रावस्था कौन सी पहुंच जाएगी, एम फेज। एम फेज के अंदर सबसे पहले क्या, प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज, और सबसे लास्ट में टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद में आपका साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस से मतलब सेल ने 2 टुकड़े कर लिए, एक सेल है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई और एक सेल से 2 सेल बन गई, ये वाला काम हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं आपको, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आपने जब कई बार डायग्राम देखा होगा, तो डायग्राम में आप सेल साइकिल का इस प्रकार से डायग्राम देखते हैं, इसके अंदर आपने देखा है कि लगभग आधे का समय 10-12 घंटे लगते हैं। तो ये G1, उसके बाद में 7-8 घंटे S, उसके बाद में क्या, उसके बाद में आपके G2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये G0 भी लिखा होता है यहाँ पर, इस प्रकार से लगा होता है। इसके अंदर क्या हुआ, इसमें आपको क्या याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है कि जैसे कुछ जो सेल होती हैं, जैसे एडल्ट जो जीव है ना, प्रौढ़ जो प्राणी है, उनके अंदर जैसे कुछ सेल तो डिवीजन ही नहीं होती। जैसे मान लो हार्ट सेल है, इनके अंदर डिवीजन ही नहीं हो रहा। और कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जो कभी कभी डिवीजन होती हैं, जो लगातार डिवाइड नहीं करती, कभी कभी डिवीजन होती हैं। कब, जब कोई सेल क्षतिग्रस्त हो गई,
सारी सेल लगातार डिवाइड नहीं करती, कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनको जब क्षतिग्रस्त हो गई, कोई सेल डैमेज हो गई, तब जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं कि वो सेल जब जीवन प्रावस्था को कंप्लीट कर लेती है और जीवन प्रावस्था को कंप्लीट करके इंतजार करती है कि कब मेरे को जरूरत पड़ेगी, जब सेल को आवश्यकता है नई सेल की, पर्टिकुलर ऑर्गन को आवश्यकता नई सेल की, तो जब जीवन प्रावस्था कंप्लीट करने के बाद ऐसी सेल जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है वो रुक जाती हैं और विश्राम अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती हैं, वो निष्क्रिय प्रावस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है G0, रेस्टिंग फेज, एकदम कंप्लीटली रेस्टिंग फेज है। ये पूरी रेस्टिंग फेज हालांकि, लेकिन ये कंप्लीटली रेस्टिंग फेज है। अब जब कभी सेल को जरूरत पड़ेगी तो जीवन तो इसने कंप्लीट कर रखा है, ये वापस इसमें आ जाएगी और सीधे एस पे पहुंचकर और सेल साइकिल को क्या करवा देगी? कंप्लीट करवा देगी। ये इतना समय बच जाएगा। इसका मतलब इतना काम करने के बाद में जो डिवीजन होता है उसमें ये एक नई फेज और याद रख लेनी है आपको, G0। इतना ही कोशिका चक्र के बारे में है, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे आपके समसूत्री विभाजन और उससे अगले में पढ़ेंगे आप अर्धसूत्री विभाजन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।